दोस्तों, कभी कभी जियोपॉलिटिक्स में ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां हाँ बोलना भी मुश्किल होता है और ना बोलना भी। अभी भारत ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ कई अरब देश मिलकर एक नया प्रपोजल लेकर आए हैं और दूसरी तरफ भारत पर इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इसका समर्थन करे। अब सवाल उठता है, आखिर इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया इस पूरे मामले में? देखो, बात सिर्फ एक वोट या एक स्टेटमेंट की नहीं है। इंडिया अगर हाँ करता है तो बहुत सारे ऐसे देश जो अब भी न्यूट्रल हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में झुक सकते हैं। मतलब इंडिया यहाँ सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि ट्रेंड सेटर की तरह देखा जा रहा है। अब ये पूरा मामला किससे जुड़ा है? सीधा कनेक्शन है ईरान से। कुछ अरब देश मिलकर एक सख्त स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद है ईरान पर इतना प्रेशर बनाना कि वो ग्लोबल लेवल पर आइसोलेटेड हो जाए। इस बार अप्रोच पहले से ज्यादा एग्रेसिव बताई जा रही है। प्लान यह है कि ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर में लाया जाए, उसके ऑयल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगे और धीरे धीरे उसे ग्लोबल सिस्टम से अलग कर दिया जाए। लेकिन असली गेम यहां शुरू होता है। सिर्फ रीजनल सपोर्ट से ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी अभी भी कई बड़े देशों से जुड़ी हुई है, जैसे रशिया, चाइना और खास तौर पर इंडिया। यानी अगर इंडिया इस प्लान के साथ खड़ा हो जाता है तो पूरा बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, और अगर इंडिया न्यूट्रल रहता है तो ये पूरा प्रेशर कैंपेन कमजोर पड़ सकता है। अब यहीं पर इंडिया का रियल टेस्ट है। एक तरफ रिलेशनशिप्स हैं, एनर्जी, ट्रेड, डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर। तो अब देखना ये है, इंडिया इस सिचुएशन में क्या रास्ता चुनता है। क्या वो प्रेशर के साथ जाएगा या फिर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलग लाइन लेगा? लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। देखो, अगर इस पूरे गेम को थोड़ा गहराई से समझो ना, तो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ऊपर ऊपर से सबको लगता है कि बस ईरान बनाम बाकी देश का मामला है, लेकिन असल में पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सबसे पहले बात करें चीन की, तो सीधा सा गेम है। ईरान का सबसे बड़ा खरीदार वही है, तेल का बड़ा हिस्सा वहीं जाता है और पैसा भी वहीं से आता है। यानी अगर ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही है तो उसमें चीन का रोल काफी बड़ा है। अब दूसरी तरफ रूस को देखो, वो सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है बल्कि डिफेंस में भी बड़ा खिलाड़ी है। ईरान की मिसाइल ताकत, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसमें कहीं ना कहीं रूसी सपोर्ट जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग रोल आता है भारत का। भारत सीधे सामने आकर कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी से कई बार ऐसा बैलेंस बना देता है कि ईरान पर जो ग्लोबल प्रेशर बनता है वो थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। यही वजह है कि बाहर से भले न्यूट्रल दिखे, लेकिन कई देशों को लगता है कि भारत इनडायरेक्टली ईरान को ब्रीदिंग स्पेस दे देता है, और बस यहीं से अरब देशों का फोकस शिफ्ट होता है भारत पर। उनका सिंपल सा लॉजिक है, अगर भारत इस बार उनके प्रस्ताव के साथ खड़ा हो गया तो बाकी न्यूट्रल देश भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान सच में अकेला पड़ सकता है। इसीलिए दोहा में जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है वो सिर्फ फॉर्मल मीटिंग नहीं है, वो प्रेशर बिल्ड करने का एक तरीका है। और जब खुद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जैसे बड़े नेता खुलकर कहते हैं कि भारत सपोर्ट करे, तो समझ लो मामला कितना सीरियस है। लेकिन अब इंडिया की सिचुएशन समझो। भारत के लिए ये कोई सिंपल हाँ या ना वाला फैसला नहीं है, क्योंकि अगर भारत हाँ बोलता है तो ईरान के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और अगर मना करता है तो अरब देशों के साथ इक्वेशन खराब हो सकती है। इसलिए भारत वही कर रहा है जो वो हमेशा करता आया है, बैलेंस। ना खुलकर किसी के खिलाफ जा रहा है, ना किसी के साथ पूरी तरह खड़ा हो रहा है। ऊपर से न्यूट्रल, लेकिन अंदर ही अंदर अपने हितों को सिक्योर करने की पूरी कोशिश। और यही चीज बाकी देशों को कंफ्यूज भी करती है और कॉशियस भी बनाती है। अब यहाँ पर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बात सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, सीधे भारत के डिसीजन की है। सोच के देख, आज ये अरब देश चाहते हैं कि भारत खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाए और ईरान के खिलाफ स्टैंड ले। लेकिन जब भारत खुद मुश्किल में था, खासकर पाकिस्तान के साथ टेंशन के टाइम, तब क्या इन देशों ने वैसे ही खुलकर सपोर्ट दिया था? यही सबसे बड़ा सवाल है। सच ये है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत फास्ट बदलती है। आज जो देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वही कल साथ बैठकर डील भी कर लेते हैं। आज दुश्मनी, कल दोस्ती, यही पैटर्न है वहां का। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है, क्या वो किसी एक साइड में जाकर अपने पुराने रिश्ते दांव पर लगा दे? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ ईरान है, एनर्जी, कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक एक्सेस के लिए। दूसरी तरफ खाड़ी देश हैं, जहां लाखों नहीं करोड़ों भारतीय काम करते हैं और देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। अब जरा नंबर समझिए, करीब 80 से 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। ऊपर से ट्रेड अलग लेवल का है,
तो अगर भारत ने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो उसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, सीधे इकोनॉमी और आम लोगों पर भी पड़ेगा। और यहीं पर असली दिमाग लगाना पड़ता है। भारत अभी तक क्या कर रहा है? सीधा सा बैलेंस। ना खुलकर किसी के खिलाफ जा रहा है, ना ही किसी के दबाव में आ रहा है, लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत को मजबूर किया जा रहा है कि वो क्लियर साइड चुने। दोहा की मीटिंग इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि वहां सिर्फ बातचीत नहीं होगी, वहां ये तय होगा कि भारत आगे किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और हॉनेस्टली बोले तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि अगर भारत अरब देशों की बात मान लेता है तो ईरान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर मना करता है तो खाड़ी देशों के साथ टेंशन बढ़ सकता है। मतलब साफ है, ये सिंपल डिसीजन नहीं है, प्योर बैलेंसिंग एक्ट है। अब देखना यह है कि भारत वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाता है, सबके साथ लेकिन अपने हिसाब से, या इस बार कोई बड़ा और क्लियर स्टैंड लेता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। भारत अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी को आज के हालात के हिसाब से रीडिजाइन कर रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी तेल और गैस की ज़रूरतें खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीय और बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप हमें सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के करीब खींचती हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ईरान को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की भविष्य की कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक पहुंच की रीढ़ है। यही वजह है कि दुनिया की नजरों में आज भारत एक बहुत ही दिलचस्प रोल निभा रहा है, ना पूरी तरह किसी एक खेमे में और ना ही पूरी तरह न्यूट्रल। पश्चिमी मीडिया भी अब खुलकर कह रहा है कि यह जंग भारत की दोस्ती की नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ भारत इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते बना चुका है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान में लंबे समय का निवेश भी किया है। और अब हालात ऐसे हैं कि हर फैसला किसी न किसी को नाराज कर सकता है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ कूटनीति नहीं है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपने 80 लाख से ज्यादा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं? क्या वो अपनी एनर्जी सप्लाई को बिना झटके के बनाए रख पाएगा? और सबसे अहम, क्या वो खुद को इस पूरे संघर्ष में किसी एक पक्ष का मोहरा बनने से बचा पाएगा? क्योंकि जैसे जैसे ये टकराव गहराता जा रहा है, दुनिया भारत से एक ही सवाल पूछ रही है, आप आखिर किसके साथ खड़े हैं? और दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। ईरान को लगा था कि उसके हमलों से खाड़ी देश दबाव में आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कतर जैसे देश जो पहले संतुलित रुख रखते थे, अब खुलकर सख्त हो चुके हैं। हालात इतने बदल गए कि कतर के टॉप लीडर सीधे वॉशिंगटन पहुंच गए और अमेरिका के साथ मिलकर डिफेंस और एनर्जी सप्लाई को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू हो गया। और सबसे बड़ा झटका, कतर ने ईरान से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। यानी अब मामला सिर्फ तनाव का नहीं, ओपन टकराव का बन चुका है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब खुलकर चाहते हैं कि इस बार ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म किया जाए, ताकि भविष्य में उनके तेल और सुरक्षा मॉडल पर कोई खतरा ना रहे। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने साफ कर दिया है, अगर उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वो समुद्री रास्तों को ही जाम कर देगा। और इसका असर क्या हुआ? समुद्र में सैकड़ों जहाज फंस गए, इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए और तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगे। एक वक्त था जब ये सिर्फ एक रीजनल टकराव लग रहा था, लेकिन अब ये साफ दिख रहा है, ये लड़ाई ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को हिला सकती है। अब सवाल सीधा है, अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या भारत अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से खुद को सुरक्षित निकाल पाएगा, या फिर उसे भी किसी एक साइड चुननी पड़ेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया शुड स्टे न्यूट्रल या क्लियर साइड लेनी चाहिए? और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।